बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो शुरू करते हैं जी। डिफ़ाइन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है जी? मुख्तलिफ ऑर्गन्स जिनके काम आपस में एक दूसरे से मिलते हों वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन में हो जाती है और वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। मतलब ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। Organs having related function organized together to form organ system. In an organ system, every organ performs its specific function, and work of all organs combined becomes the function of the organ system. तो इसकी मिसाल है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम जो है ये एनिमल्स में बड़ा ही वाज़ेह होता है पौधों की निस्बत। पौधों में ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते। तो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन ऑर्गेनिज्म, जानदार क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइंड इन अ कोऑर्डिनेशन एंड फॉर्म ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में मिलते हैं और वो ऑर्गन सिस्टम जो है वो बनाते हैं। In an organism, all the activities are well coordinated. ऑर्गेनिज्म में सारे ऑर्गन सिस्टम्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग इंसान की बात कर लें, ह्यूमन बीइंग, इसमें जो सिस्टम पाए जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, चंद के नाम ले रहा हूँ। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जिसमें है ओरल कैविटी, उसके बाद है जी एसोफेगस, स्टोमिक, लीवर, पेंक्रियास, इंटेस्टाइन्स। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बना है। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ऑर्गन्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी, लेकिन जब ये सारे सिस्टम्स मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं तो ये बना देते हैं ऑर्गेनिज्म, जानदार। तो जानदार जो होता है वो एक मुकम्मल यूनिट होता है जिसमें सारे मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड स्पीशीज़। ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिलेटेड हों और इंटरब्रीड कर सकें, मतलब आगे बच्चे पैदा कर सकें। टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, और जो ऑफस्प्रिंग्स हैं जो उनके बच्चे हैं वो भी फर्टाइल हों, वो भी आगे बच्चे पैदा कर सकें, तो उसे हम कहते हैं स्पीशीज़। तो सारी स्पीशीज़ जो हैं, मतलब इस प्लेनेट अर्थ पर मुख्तलिफ टाइप्स की स्पीशीज़ हैं। जैसे सारी दुनिया के इंसान एक स्पीशीज़ हैं, हॉर्सेस एक और स्पीशीज़ हैं, इसी तरह जो टाइगर्स हैं वो और स्पीशीज़ हैं। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी स्पीशीज़ होती हैं। तो एक ही स्पीशीज़ के जो जानदार हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं और दूसरी स्पीशीज़ के जानदारों से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक स्पीशीज़ है हमारी
इंसान जो हैं वो एक स्पीशीज़ हैं, हॉर्सेस दूसरी स्पीशीज़ हैं, गॉट। तो ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं। तो सारे इंसान जो हैं वो एक स्पीशीज़ हैं, हॉर्सेस की एक स्पीशीज़ है, गॉट जो है उनकी एक स्पीशीज़ है। तो जो ह्यूमन हैं वो हॉर्सेस से डिफरेंट है और हॉर्सेस गॉड से डिफरेंट है। लेकिन एक ही स्पीशीज़ के जो हैं जानदार वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, उनकी शक्ल सूरत एक जैसी होती है, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन स्पीशीज़ के दरमियान क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती। उसके बाद है जी पॉपुलेशन। देखिए, जब भी हमने पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करना है तो सबसे पहले टाइम का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन जो होती हैं वो डायनामिक होती हैं। वक़्त के साथ पॉपुलेशंस बढ़ती हैं और कम होती हैं, क्योंकि जानदार मरते हैं, नए जानदार पैदा होते हैं। तो इसलिए जब भी पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करें तो साथ टाइम को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अ पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, कि एक ही स्पीशीज़ के जानदारों का ग्रुप जो किसी एक जगह पर किसी ख़ास वक़्त में मौजूद हो, एट द सेम प्लेस इन सेम टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 comprises ऑफ 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स। और अब जो है अगर हम देखें 2023 में, तो नो डाउट ये पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई होगी। तो इसलिए जब हम लोग पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करें तो उसके साथ टाइम का मेंशन करना ज़रूरी होता है। पॉपुलेशन जो है वो एक ही स्पीशीज़ के जानदारों का ग्रुप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक कम्युनिटी ले लें, जैसे ये एक फॉरेस्ट है, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशंस हो सकती हैं। इस जंगल के अंदर हॉर्सेस हो सकते हैं, इस जंगल के अंदर स्पैरोज़ हैं, इस जंगल के अंदर डियर्स हैं, इस जंगल मतलब कि देखेंगे इसमें मुख्तलिफ जानदारों के ग्रुप आबाद हैं, और उसमें जो टाइम है उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। एक ही स्पीशीज़ के जानदारों का जो ग्रुप है वो पॉपुलेशन कहलाता है। उसके बाद है जी हैबिटेट। हैबिटेट किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह होती है। किसी कोई भी वो जगह जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक दरख्त है, उस वो किसी बर्ड का घर हो सकता है, तो वो उसका हैबिटेट है। इसी तरह जंगल जो है वो किसी डियर का, किसी हिरन का जो है वो हैबिटेट हो सकता है। तो वो जगह जहाँ पे कोई जानदार रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाती है। मछलियाँ जो है वो पानी में रहती हैं, तो उनका हैबिटेट जो है वो कोई दरिया या समंदर या कोई नदी नाला हो सकता है। उसके बाद है जी कम्युनिटी लेवल से क्या मुराद है? assemblage of different populations interacting with one another within the same environment, कि एक माहौल में रहने वाली मुख्तलफ पॉपुलेशंस की जो असम्बलीज है वो कम्युनिटी कहलाती है। जैसे जंगल को हम कह सकते हैं कि वो एक कम्युनिटी है। जैसे एक फ़ॉरेस्ट की ये मैं बाउंड्री ड्रा कर रहा हूँ, इस फ़ॉरेस्ट में मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो हैं उनकी पॉपुलेशन हो सकती है। जैसे हमने बात की कि फॉरेस्ट में डियर्स होते हैं, फॉरेस्ट में घास होती है, इसमें ग्रास होपर्स हो सकते हैं, फ्रॉग्स हो सकते हैं, लाइन्स हो सकते हैं। तो ये सारी मुख्तलिफ पॉपुलेशंस हैं जो किसी इन्वायरमेंट में मिलकर रह रही होती हैं और ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्ट मतलब कि ये आपस में लेन देन करती हैं कुछ चीज़ों का। तो इसे हम कहते हैं कम्युनिटी, कि किसी मुख्तलिफ जानदारों की पॉपुलेशंस जो किसी जगह पर इकट्ठी रह रही हूँ और आपस में इंटरेक्ट करें, तो वो कम्युनिटी बनाती हैं। उसके बाद है जी बायोस्फीयर से क्या मुराद है? बायोस्फीयर हमारी अर्थ का वो एरिया है, जैसे जहाँ जहाँ पे लाइफ है, हमारी अर्थ का वो एरिया जहाँ पे लाइफ है, तो वो बायोस्फीयर है। पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाई ऑर्गेनिजम्स
communities is known as biosphere. तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम्स के, पूरी दुनिया के जो इकोसिस्टम्स हैं तो वो मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। तो लाइफ जहाँ जहाँ पे मौजूद है अर्थ में वो बायोस्फीयर है। उसके बाद है जी इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के साथ। ये होते हैं जो इकोसिस्टम है उसमें बायोटिक फैक्टर्स, लिविंग, ये टी नहीं आएगा, बायोटिक फैक्टर्स और ए बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, तो वो इकोसिस्टम होता है। तो इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करती हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ। उसके बाद है जी डिफाइन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर मतलब कि जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये एक जानदार है जी, अमीबा है, इसके अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, तो ये है अमीबा। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर मतलब सेल पर मुश्तमिल, तो एक सेल पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें जानदार का जिस्म एक सेल पर मुश्तमिल होता है और वो लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ को सर अंजाम दे रहा होता है। इसकी मिसाल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है जी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलके रहते हैं, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलकर इकट्ठे रहते हैं, लेकिन वो टिश्यूज़ की शक्ल नहीं इख्तियार करते वो सेल, और वो उनमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो नहीं होती। वॉल्वॉक्स जो है वो एक ग्रीन एल्गा है जो पानी में पाया जाता है, तो उसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। शोज़ के स्पेलिंग गलत है, इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिए। शोज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, हंड्रेड्स ऑफ वॉल्विक सेल्स मेक्स अ कॉलोनी। मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा सेल मिलकर इकट्ठे रह रहे होते हैं और हर सेल अपनी लाइफ गुजार रहा होता है, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती और वो सेल्स टिश्यू की शक्ल में नहीं होते। तो उसके बाद जो अगला है वो है जनाब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो हमने पीछे लेवल डिस्कस किए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के थे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें सेल्स होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़, और जो टिश्यूज़ हैं वो मिलकर आर्गन्स, और आर्गन जो हैं वो मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिज्म। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इसकी एग्जांपल है जी फ्रॉग, मेंढक और मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जांपल्स हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में भी एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं लेकिन वो सेल टिश्यू की शक्ल अख्तियार नहीं करते, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं लेकिन वो टिश्यूज़ की शक्ल में पाए जाते हैं। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन है राइट डाउन द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट। फ्रॉग का जो है साइंटिफिक नेम वो है राना टाइग्रीना, और मस्टर्ड प्लांट का नाम है ब्रासिका कंपेस्ट्रस। तो बड़ा सिंपल सा ये शॉर्ट क्वेश्चन है जी। उसके बाद है जी डिफाइन मॉर्फोलॉजी। तो ये अब आगे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये वो सवाल हैं जो बायोलॉजी के ब्रांचेस पे मुश्तमिल हैं। तो मॉर्फोलॉजी में क्या हम डील करते हैं, स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर्म
और स्ट्रक्चर को, कि कोई जानदार कैसे बना है और उसके अंदर कौन सी साख्तें हैं, इन चीज़ों का मुतालिया हम किस में करते हैं, मार्फोलॉजी में। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर हम फ्रॉग ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉग को हम डिस्कस करेंगे मार्फोलॉजिकल, तो हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे कि फ्रॉग की शक्ल क्या है और उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जी अगला है अनाटमी। तो डिटेल जानने के लिए हम लोग स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स के, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स तो हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन बाज़ का डाइसेक्ट करके, जानदारों का ऑपरेशन करके अंदरूनी साख्तों का मुतालिया किया जाता है। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम इंसान की मिसाल लें, तो अगर हम मतलब आम जो है, बाजू जो है, उसकी फार्म को स्टडी कर रहे हैं और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, तो वो मार्फोलॉजी है। लेकिन अगर हम लोग उसको डाइसेक्ट कर दें और उसके अंदर देखें कि क्या आर्ग मतलब जो टिश्यूज़ हैं उनकी तरतीब क्या है, उसके अंदरूनी हिस्सों का मुतालिया करें डाइसेक्ट करके, तो वो अनाटमी है। उसके बाद है जी हिस्टोलॉजी। इसमें टिश्यूज़ को स्टडी किया जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ के बारे में हम बात कर चुके हैं। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो टिश्यूज़ की जो स्टडी है वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। उसके बाद है जी सेल बायोलॉजी। नाम से ही जाहिर है, द स्टडी ऑफ द सेल जो है, पहले सेल को डिस्कस कर लें जी। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सारे जानदार सेल से मिलकर बने हैं। सेल क्या है जी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल। तो सेल में आपको पता है, सेल के अंदर जो साख्तें पाई जाती हैं उन्हें सेल ऑर्गेनेलिज कहते हैं। तो जो सेल बायोलॉजी है, इसमें हम लोग सेल के फंक्शन को और सेल के अंदर जो साख्तें पाई जाती हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं। और इसके अलावा सेल कैसे डिवाइड होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम लोग सेल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। उसके बाद है जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है ये भी बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें हम लोग फंक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, फंक्शंस को स्टडी करते हैं। फंक्शंस जो हैं, जैसे हम उसी बात को एक्सटेंड करते हैं कि अगर हम लोग इंसान के बाजू की मिसाल लीजिए लें, तो अगर हम आर्म कैसे बना है, इसमें मसल्स की अरेंजमेंट क्या है, ये क्या काम करता है, ये बातें जो ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये बातें हम स्टडी करते हैं किसमें, मार्फोलॉजी में। और अगर हम आर्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है, एनाटॉमी। और अगर हम लोग आर्म के फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या काम करता है इंसान में, तो ये जो है ये क्या है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम लोग ऑर्गन्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं। उसके बाद है जी, ये रिपीट हो गया तो इसको नहीं, हम आगे चलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, जैसे देखिए किसी भी जानदार की आगाज़ कैसे होता है, जैसे इंसान का आगाज़ जो है वो स्पर्म्स प्लस ओवा, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। और जाइगोट डेवलपमेंट के बाद जो है वो क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के मराहिल से गुजर कर क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। तो ये जो एम्ब्रियो जो है वो ऑर्गेनिज्म में जब ये डेवलप हो रहा है, तो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस को हम लोग स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। एम्ब्रियो डेवलप होकर ऑर्गेनिज्म में बदलता है। तो एम्ब्रियो कैसे बदल रहा है,
उसमें वो किन किन प्रोसेसेस से गुज़र रहा है, किन किन स्टेजेस से गुज़र रहा है, उसके लिए बायोलॉजी की एक शाख है एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। उसके बाद है जी टैक्सोनॉमी, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। देखें जानदारों की तादाद दुनिया में बहुत ज़्यादा है, तो विदाउट उसको क्लासीफाई किए हम लोग उनको स्टडी नहीं कर सकते। तो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। इसमें हम लोग जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, और उनको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। जैसे देखें हम लोग, जैसे अभी हमने बात की पीछे कि जो सरसों का पौधा है उसका नाम जो है वो क्या है, ब्रासिका कंपेस्ट्रस। तो ये क्लासीफाई, इसको ये नाम हमने टैक्सोनॉमी की रूल्स को यूज़ करते हुए यूज़ की है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये चीज़ें टैक्सोनॉमी से बिलोंग करती हैं। इसमें मुख्तलिफ जानदारों को नाम दिए जाते हैं और उनकी ग्रुपिंग की जाती है। लेकिन इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।